माय डियर स्टूडेंट्स, आज SN1 और SN2 कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं कि SN2 रिएक्टिविटी के लिए अगर आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और ये सेकेंडरी हैलाइड है, तो इसके अंदर आप कैसे कंपेयर करोगे? SN2 रिएक्टिविटी के लिए इसको अरेंज कैसे करोगे? तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर देखना है कि एक ही हमारे पास यहाँ पर ऐसा कंपाउंड है, ये मिथाइल ब्रोमाइड, जिसके अंदर ब्रोमाइन आ रहा है, यानी कि कार्बन और ब्रोमीन, जैसे कि हमें पता है बॉन्ड लेंथ जो है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ जो डिक्रीज होता है, इससे रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो मिथाइल ब्रोमाइड सबसे रिएक्टिव हो गया इन चारों कंपाउंड्स में, ठीक है। बाकी जो हमारे पास कंपाउंड्स है स्टूडेंट्स, प्राइमरी है हमारे पास में 2 और ये सेकेंडरी हैलाइड है। अब इसके अंदर 2 प्राइमरी और सेकेंडरी में आप याद रखना कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज, अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता है, SN2 रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड में मिथाइल क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, और यहाँ पर ये सेकेंडरी जो क्लोराइड है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। ये तो हमारी यहाँ पर इस कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी हमने इस SN2 के लिए एक्सप्लेन की। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिसमें हमें प्रिडिक्ट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग इन SN1 के लिए यहाँ पे हमें इसे प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साइक्लोहेक्सेन के ऊपर ये क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी हैलाइड यहाँ पर एक यही है केवल, और बाकी के 3 कंपाउंड्स अगर आप देखो तो जिस कार्बन के साथ में क्लोरीन अटैच है, यानी हाइड्रोजन अटैच है, उसके साथ में कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच नहीं है। तो ये टर्शरी हैलाइड्स हुए हमारे, एक ही हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी हैलाइड है। तो आपको पता है कि SN1 के लिए टर्शरी हैलाइड्स की रिएक्टिविटी क्या होगी? टर्शरी हैलाइड्स के लिए SN1 की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर हम इन तीनों कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करेंगे तो जिस कार्बन के साथ आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन, इसमें कार्बन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे वीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर ब्रोमाइन वाला और फिर क्लोराइड, एंड देन दिस सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो जिस ऑर्डर में यहाँ पर ये दिए हुए हैं उसी ऑर्डर के अंदर हम इसकी रिएक्टिविटी लिखेंगे। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन दिस वन इज़ लेस एंड दिस इज़ लीस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पर हम स्टूडेंट्स देखें, थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में जैसे कि आप देख रहे हो, विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर इज कायरल। कायरल कौन सा है और फास्ट SN2 रिएक्शन कौन शो करेगा? तो सबसे पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए कायरल जो होते हैं कार्बन, वो कौन से होते हैं? जिस कार्बन के साथ में चारों ग्रुप जो अटैच हैं वो डिफरेंट होंगे तो वो कायरल कार्बन होगा स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ में यहाँ पर ब्रोमाइन अटैच है, दिस इज अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, और ये मिथाइल ग्रुप। तो चारों ग्रुप अलग हो गए, तो ये कायरल कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें हमने कायरल कार्बन बता दिया। और फिर हमें पूछा है कि दोनों में से SN2 रिएक्शन जो है वो जल्दी किस में होगा? तो SN2 के लिए आपको पता है रिएक्टिविटी कैसे वेरी करती है कि प्राइमरी जो हैलाइड्स हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? इस कंपाउंड की ज़्यादा होगी क्योंकि प्राइमरी हैलाइड है ये। सेकेंड पार्ट में ये पूछा है कि SN1 और SN2 के अंदर कौन सी ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसके अंदर इन्वर्जन और किस में रेसिमाइजेशन होता है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि अगर हम इस तरीके से लिखें यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड ये, तो इसमें क्या होगा कि SN1 जो है रेसिमाइजेशन शो करता है, SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन, जिसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। SN2 आप याद रखें कि उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होता है क्योंकि अटैक होता है बैक साइड से, और SN1 के अंदर रेसिमाइजेशन होता है क्योंकि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो बहुत डिटेल में हमने SN1 और SN2 की बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो उसको। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कंपेयर करेंगे कि SN1 में रेसिमाइजेशन हो क्योंकि कार्बोकेटाइन उसमें बनता है, और SN2 के अंदर इन्वर्जन क्यों होगा? क्योंकि उसमें अटैक फ्रॉम बैक साइड होता है, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों की वजह से रेसिमाइजेशन, और सिर्फ बैक साइड में अटैक होने की वजह से इन्वर्ट हो जाती है पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो कि SN2 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें तो
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। हमारे को 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके अंदर फिर हमें रिएक्टिविटी SN1 और SN2 के लिए प्रिडिक्ट करनी है, और सेकेंड पार्ट में हमें ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है उसको अरेंज करना है इन कंपाउंड्स के लिए। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पर पार्ट देखें स्टूडेंट्स, तो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले तो हमें 4 ब्रोमोब्यूटेन्स आइसोमर्स लिखने होंगे, जिसमें पहला है प्राइमरी ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, और ये भी प्राइमरी है क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसके साथ में 2 हाइड्रोजन है और 1 एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर ये 2 हमारे पास तो प्राइमरी हो गए, और नेक्स्ट जो हमने लिखा है यहाँ पर ये सेकेंडरी, जिस कार्बन से अटैच है एल्काइल ग्रुप उसके साथ में केवल 1 हाइड्रोजन है और 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये सेकेंडरी बनेगा इसका आइसोमर। और टर्शरी के अंदर आपको पता ही है कि कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, कार्बन जिसके साथ हेलोजन कैरी कर रहा है और उसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच होंगे, तो वो टर्शरी हो जाएगा। अब ये तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि SN1 जो है उसके अंदर क्या होता है। SN1 के अंदर तो हमारे पास में टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और उसके बाद फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स को आपस में कंपेयर करें जो प्राइमरी हैं, तो आप क्या बोलोगे कि प्लस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आप दूर चलते जाते हो किसी भी इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, तो वो आफ्टर 3 कार्बन एटम्स तो डिमिनिश होना ही शुरू हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करेगा, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी और ये रिएक्टिविटी भी ज़्यादा शो करेगा इस वजह से। नेक्स्ट कंपाउंड इसी में हमें अगर SN2 के लिए यहाँ पर कंपेयर करना है, तो SN2 में आप याद रखें कि स्टेरिक हिंड्रेंस से हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टेरिक हिंड्रेंस में अगर हम इन चारों ब्रोमोब्यूटेन्स के अंदर देखें तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस टर्शरी में सबसे ज़्यादा थी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड के अंदर, वहाँ पर रिएक्टिविटी सबसे कम हो गई, अब सबसे पीछे चला गया है रिएक्टिविटी ऑर्डर में। और प्राइमरी हैलाइड जो है उन दोनों के अंदर भी हमारा ये जो है लाइट, इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। किसके अराउंड, अगर हमें अल्फा कार्बन एटम के अराउंड देखना है तो उसके अराउंड हमेशा हम कंपेयर करेंगे। अल्फा कार्बन एटम कौन सा होता है स्टूडेंट, जिस कार्बन एटम से अल्काइल ग्रुप हेलोजन अटैच हो, वो अल्फा कार्बन एटम होता है, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन एटम के अराउंड जो है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस कितना प्रेजेंट है, तो हमें ये यहाँ पर देखना है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इस कंपाउंड में सबसे कम है, देन दिस प्राइमरी और फिर सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो आप हमेशा याद रखें कि अगर हमें 2 प्राइमरी 2 सेकेंडरी दिए हुए हैं तो उसके अंदर जो हम प्लस आई इफेक्ट देखेंगे वो कैसे देखेंगे कि हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कितना है, कहाँ पर, अल्फा कार्बन एटम के अराउंड, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर कंपाउंड्स दिए हुए थे स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था, इसके अंदर जो हमें ये कंपाउंड्स गिवन थे, इन कंपाउंड्स के अंदर हमें SN2 रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। तो आप यहाँ पर कंपेयर कैसे करोगे, सिमिलरली यू हैव टू गो फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर। SN1 और SN2 रिएक्टिविटी के लिए इसी तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करोगे। SN1 के अंदर आप एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है। तो जितना कार्बन पर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, वो जितना ज़्यादा यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतनी जल्दी उसकी रिएक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर इस कार्बन पे आप देख रहे हो कि दोनों यहाँ पर फिनाइल ग्रुप्स लगे और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा शो करेगा ये, और इस वजह से यहाँ पर सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो SN1 रिएक्टिविटी भी सबसे जल्दी शो करेगा। अगर नेक्स्ट कंपाउंड में यहाँ पर देखें तो एक हाइड्रोजन आ गया है, अब यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप कम हो गया है, तो इसकी रिएक्टिविटी इस कंपाउंड से कम होगी। और उससे नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं, 2 तो है यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर एक फिनाइल और मिथाइल है, तो बड़ा ग्रुप जो है वो हट गया है यहाँ से, तो प्लस आई इफेक्ट जो है इसके अंदर ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट जो है वो हमारा यहाँ पर प्राइमरी एराइल हैलाइड है, तो इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे कम होगा
हम आपके पास जो प्लस आई इफेक्ट है सबसे कम होगा, तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है वो यानी कि कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट यहाँ पर बन रहा है वो सबसे कम स्टेबल बनेगा और इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। SN2 रिएक्शंस की बात करें अगर, तो वो अपोजिट चलता है स्टूडेंट्स। आपको पता है कि ये कैसे चलेगा। SN2 के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस को आपको देखना है, बिल्कुल इसका अपोजिट जो हमने SN1 के लिए लिखा है उसका अपोजिट आप SN2 में करोगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। जैसे कि इस कार्बन पर 2 फिनाइल और 1 मिथाइल अटैच है, तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे कम SN2 रिएक्शन के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर SN2 रिएक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर सबसे कम है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर हम 2 हेलाइड्स में 2 पेयर में, जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाते हैं क्वेश्चंस, तो अगर हमें यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी हेलाइड दिया हुआ है और हमें SN2 के लिए ही इनको कंपेयर करना है, सेकेंडरी टर्शियरी दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पर ज़्यादा होगी वो कम रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी जो है कम रिएक्टिव होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा है प्राइमरी से। और सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर भी, टर्शरी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो रिएक्टिव कम होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी। अगर हम यहाँ पर जो लास्ट हमारा पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसके अंदर देखें तो यहाँ पर 2 कंपाउंड्स हमें गिवन हैं, दोनों ही प्राइमरी हेलाइड्स हैं, लेकिन यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है ज़्यादा जो क्लोज होगा ब्रोमाइन के, वो ही यहाँ पर ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगा। तो इसमें देखो आप ब्रोमीन के साथ में जो कार्बन अटैच है इसके पास में है ये मिथाइल ग्रुप, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो रिएक्टिविटी इस कंपाउंड की ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स। और बहुत सारे हम यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर हम कुछ और क्वेश्चंस देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजेंस कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1। ठीक है, सबसे ज़्यादा फास्ट SN1 किस में होगा। आपको 2 कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये हमारे पास है टर्शरी हेलाइड, इस कार्बन के साथ में या मिथाइल अटैच, मिथाइल मिथाइल और क्लोराइड, तो ये जो है हमारा टर्शरी हेलाइड है और ये है हमारे पास में इस कार्बन के साथ में ये 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है और 1 हाइड्रोजन अटैच है, सेकेंडरी हेलाइड हुआ। अब टर्शरी और सेकेंडरी हेलाइड के अंदर आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, SN1 के अंदर टर्शरी हेलाइड्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को देखना होता है। अब अगर हम इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी देखें कि अगर इसका हम आयनाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर ये क्लोराइड रिमूव होगा और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ज़्यादा स्टेबल है। और इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो क्लोराइड रिमूव होने के बाद में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है विच इज़ लेस स्टेबल। नेक्स्ट कंपाउंड्स अगर हम कंपेयर करें सेकेंड पेयर स्टूडेंट्स, तो इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर एक हमारे पास में सेकेंडरी है, एक प्राइमरी है। सिमिलरली आप यहाँ पर Cl नेगेटिव को रिमूव करके देख सकते हो कि हमारे पास में ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है विच इज़ मोर स्टेबल, और ये जो प्राइमरी एल्काइल हेलाइड है इसमें से अगर हमने Cl नेगेटिव को रिमूव करा तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना है विच इज़ लेस स्टेबल। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये वाला हमारे पास में कंपाउंड जो सेकेंडरी हेलाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो कि ज़्यादा फास्ट SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्ट करेगा विद OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो हमें 2 पेयर जो हैं 2 पार्ट्स में दिए हुए हैं, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। आयोडाइड जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है लीव कर जाता है मॉलिक्यूल को इन कंपैरिजन टू ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा वीक होती है और जल्दी ब्रेक डाउन होगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, तो मिथाइल आयोडाइड जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा मिथाइल ब्रोमाइड से। नेक्स्ट अगर यहाँ पर कंपाउंड देखें स्टूडेंट्स तो इसमें टर्शरी क्लोराइड है और ये प्राइमरी क्लोराइड है। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर जो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें ज़्यादा है, ऑफ कोर्स इसमें ज़्यादा है, जिसमें टर्शरी हेलाइड है उसमें ज़्यादा है, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर अरेंज करना है कंपाउंड्स को SN2 रिएक्टिविटी के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास में ये
3 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं जिसमें एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और टर्शरी है। तो स्टेरिक रीजन से आप SN2 की एक्सप्लेन कर दोगे रिएक्टिविटी, जो हमारे पास प्राइमरी होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। स्टेरिक इज द रीजन, स्टेरिक हिंड्रेंस इज द रीजन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो वो भी सिमिलरली यहाँ पर आप उसको देख सकते हो कि यहाँ एक प्राइमरी है, दिस इज प्राइमरी हैलाइड, दिस इज सेकेंडरी, क्योंकि कार्बन जो है जिस कार्बन से यहाँ पर ब्रोमाइन अटैच है उसके साथ में एक ही हाइड्रोजन है, या हम बोल सकते हैं कि 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, तो ये सेकेंडरी हैलाइड हुआ। और जिस कार्बन से इस थर्ड कंपाउंड में ब्रोमाइन अटैच है वहाँ से 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो गया स्टूडेंट्स ये। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये 3 कंपाउंड्स है उसमें भी सेम वही स्टेरिक रीजन से आप एक्सप्लेन करोगे कि प्राइमरी जो हमारे पास हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। अब ये नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या दिया गया है आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 4 कंपाउंड्स हमें गिवन है। इन चारों कंपाउंड्स में स्टूडेंट्स जो फर्स्ट कंपाउंड है जैसे कि आप देख रहे हो ये प्राइमरी हैलाइड है, और नेक्स्ट जो है इसमें जिस कार्बन से ब्रोमाइन अटैच है यानी कि अल्फा कार्बन एटम है उसके अराउंड यहाँ जो कार्बन है उससे 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं। नेक्स्ट में जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है यानी अल्फा कार्बन एटम से अटैच होने वाला बीटा कार्बन एटम के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक इथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फा कार्बन एटम तो सभी सेम है, बीटा कार्बन में डिफरेंस है, तो बीटा कार्बन के अंदर डिफरेंस है, तो हमने यहाँ पर ये बीटा कार्बन देख लिया, इसके अंदर एक इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप है, इसमें बीटा कार्बन के साथ में एक इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, फोर्थ कंपाउंड के अंदर बीटा जो कार्बन है, बीटा कार्बन के साथ में ये एल्काइल ग्रुप ये अटैच है, यानी कि बीटा से आगे भी एक गामा कार्बन एटम पर 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस ही यहाँ पर SN1 SN2 के लिए आपको लेना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बोलोगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में है, प्राइमरी में, यानी ये जो कंपाउंड है हमारा इसके अंदर सबसे कम है स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो इस कंपाउंड में भी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, डी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमारे पास बचे ये 2 कार्बन कंपाउंड्स जिसके अंदर जिस कार्बन से अल्फा कार्बन एटम्स के साथ में जो बीटा कार्बन अटैच है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस कंपाउंड। तो जो बी है वो सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा और सी जो है यहाँ पर आ जाएगा 3rd नंबर पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है कि अगर हमें कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है SN1 के लिए, तो 2 कंपाउंड्स यहाँ पर हमें गिवन है। एक तो यहाँ पर आप देख रहे हो CH2Cl अटैच है साइक्लोहेक्साइल रिंग के ऊपर, एक फिनाइल के ऊपर CH2Cl अटैच है। अगर हम दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हमारे पास बनता है फिनाइल कार्बोकेटाइन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू दिस CH2 पॉजिटिव अगर यहाँ पर आ जाएगा Cl नेगेटिव रिमूव करने के बाद। तो हमें यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना है, अगर हम यहाँ से Cl नेगेटिव को रिमूव करते हैं तो CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज आया और ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे स्टूडेंट। रेजोनेंस जहाँ भी आता है वो स्टेबलाइज करता है हमेशा बनने वाले कार्बोकेटाइन को और स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो ये जो कंपाउंड है हमारे रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि इसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, यहाँ पर ये CH2 पॉजिटिव आया तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो मूव करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर ये डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में मूव कर जाएगा और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दोबारा से अब लास्ट स्ट्रक्चर में ये वापस चला जाएगा। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड से हमें
मिल गए हैं दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो जिसमें रेजोनेंस आता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनते हैं, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। जबकि CH2Cl अगर सिर्फ अटैच है यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल रिंग के ऊपर, तो जब हम इसका Cl नेगेटिव रिमूव करेंगे तो यहाँ पर बनने वाला CH2 पॉजिटिव जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कंपेयर करें कि अगर हमारे को यहाँ पे दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिसमें एक क्लोरोबेंजीन है और एक बेंजाइल क्लोराइड है, तो आपने अभी पढ़ा है जस्ट कि बेंजाइल क्लोराइड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, बेंजाइल क्लोराइड में फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। फिनाइल कार्बोकेटाइन कब बन रहा है, जब इस Cl नेगेटिव को हमने रिमूव किया तो यहाँ पर फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, और क्लोराइड को हमने रिमूव किया तो यहाँ पर ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कम स्टेबल है, जबकि यहाँ पर जो ये फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा CH2 पॉजिटिव के साथ वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आएगी उतनी ही इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ये कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम थर्ड पार्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर हमारे पास में दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड। बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट, Br ज़्यादा अच्छा ग्रुप है, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट कंपाउंड में अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइमरी हेलाइड है, एक हमारे पास टर्शरी है। टर्शरी कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी टर्शरी कार्बोकेटाइन की ज़्यादा होती है, तो टर्शरी हेलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी दोनों कंपाउंड्स में। अब नेक्स्ट हमें SN1 के लिए यहाँ पर कंपेयर करना है स्टूडेंट्स। इस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमें CH, ये जो कार्बन है इसके साथ में एक हाइड्रोजन अटैच है, एक मिथाइल, एक फिनाइल और एक ब्रोमाइन अटैच है। ठीक है, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर क्या है, दो फिनाइल अटैच हैं, दो फिनाइल अटैच हैं, एक हाइड्रोजन अटैच है और एक Br अटैच है। तो अब इसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी होगी, तो प्लस आई इफेक्ट कौन सा, बड़े ग्रुप ज़्यादा शो करते हैं, तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा किस में होगी, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो कार्बोकेटाइन ये ज़्यादा स्टेबल बनाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर अगर हम अब कंपेयर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर लास्ट हमने जो ये एग्जांपल लिया हुआ है स्टूडेंट्स को ध्यान से देखें। इस एग्जांपल के अंदर कार्बन जिसके साथ में ब्रोमाइन अटैच है उसके साथ एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल और एक फिनाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, जब आयनाइजेशन इसका Br नेगेटिव करेंगे, Br नेगेटिव को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो CH पॉजिटिव बनेगा। तो अब जो हमारे पास में यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्योंकि यहाँ पर फिनाइल अटैच है तो प्लस आर इफेक्ट तो शो करेगा ही, साथ में प्लस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है, लेकिन प्लस आर इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर जाएगा प्लस आई इफेक्ट पे। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा प्लस आई इफेक्ट पर, और यहाँ पर जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, हमारे को जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्ट्रक्चर के अंदर है वो कम स्टेबल है। अगर हम इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है कि हमारे पास में दो फिनाइल ग्रुप अटैच हैं और एक ब्रोमाइन है, यानी कि यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट दो फिनाइल ग्रुप्स के लिए लग रहा है स्टूडेंट्स, टू फिनाइल ग्रुप्स के लिए यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट लगेगा, और जो कि ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा, और इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसका आयनाइजेशन, जब हम इसको आयनाइजेशन करेंगे, Br नेगेटिव इसको रिमूव करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट फॉर टू फिनाइल ग्रुप्स। यहाँ पर एक ही फिनाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप लगने से यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो किया है इसने, तो ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कम स्टेबल बनेगा इन कंपैरिजन टू दिस कार्बोकेटाइन, जिसमें आपके पास दो फिनाइल ग्रुप हैं जो कि प्लस आर इफेक्ट डोमिनेटिंग शो करेंगे, और ज़्यादा प्लस आर इफेक्ट शो करने की वजह से दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्लस आर इफेक्ट इसमें आ रहा है, इस वजह से ये रिएक्टिविटी कौन सी ज़्यादा शो करेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा वो है जिस कार्बन से दो फिनाइल ग्रुप अटैच है। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो ये हमारे पास दो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स गिवन हैं।
ठीक है। सिर्फ बहुत ही सिंपल SN2 के लिए आपको इसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है। तो आप इसको कैसे इसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करोगे स्टूडेंट्स? आयोडाइड जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है क्लोराइड के मुकाबले, तो अगर आयोडाइड बेटर लिविंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा। तो इस तरीके से हमने SN1 और SN2 के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं चैप्टर के यहाँ पर आज डिस्कस किया है। होप आपको बहुत वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।